थ्योरम हमने लास्ट लेक्चर में थ्योरम 1.3 की थी, जो थ्योरम थी कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p भी a को डिवाइड करेगा, p a को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम क्या थी, p अगर कोई प्राइम नंबर है तो वो एक इंटीजर a के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फिर p a को भी डिवाइड करेगा। ये थी थ्योरम 1.3 जो हमने लास्ट टाइम स्टडी की थी। ठीक है, अब उसी थ्योरम पर बेस्ड आपको आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो नेक्स्ट थ्योरम को मैंने प्रूव करके रखा हुआ है आप लोगों के सामने ताकि हमारा टाइम बचे। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। थ्योरम 1.4 नेक्स्ट की √2 इज इरेशनल। आपको क्या प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, ऐसा आपको प्रूव करना है। ठीक, क्लास 9 से आप हालांकि जानते हैं कि √2, √3, √5 ये इरेशनल नंबर्स हैं। प्रूव नहीं किया था तब आपने। ठीक है, अब आपको प्रूव भी करना है कि √2, आप प्रूव क्या करना है कि √2 इरेशनल नंबर है ना। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हम एक मेथड कंट्रडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। कंट्रडिक्शन मेथड क्या है, आपको प्रूव करना है कि √2 इरेशनल है तो आप क्या सपोज कर लीजिए कि √2 रेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ हमने प्रूफ में यही सपोज किया है, सपोज ऑन कंट्रारी दैट √2 इज रैशनल नंबर। आपको प्रूव करना है इरेशनल है, लेकिन आपने मान लिया कि वो रेशनल है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अगर √2 रेशनल नंबर है तो फिर उसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। कोई भी रेशनल नंबर होता है न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर हम उसको लिखते हैं, है ना, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा, है ना। q नॉट इक्वल्स टू 0 ऐसा हमें हमेशा लिखना है p/q अगर आप लिखते हैं तो। ठीक है, और p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जस्ट लाइक मैं जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ तो सपोज 24/84, 24/84 है तो 24/84 में कॉमन डिवाइजर है 2 और 4 भी है, 4 से भी डिवाइड होता है ना। तो ये रेशनल नहीं है, आप इसको डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, तो फिर डिवाइड किया आपने, यहाँ पर आया 12, डिवाइड किया आपने, यहाँ पर कितना आया 42, फिर से आपने डिवाइड किया 6 और 21, फिर से डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 2 6, 3 7 21। अल्टीमेटली किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है 2/7। अब इस 2/7 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, एम आई राइट। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 से 24 को डिवाइड किया था 12, 2 से 84 को डिवाइड किया 42, फिर 2 से 6, 2 6 12, 2 से 42 को 2 1 21, 6 को 3 2 6 और 3 7 21, 2/7। तो ये 2/7 में 2 और 7 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना। तो p/q हमने ऐसा सपोज किया है, प्राइम नंबर नहीं, रैशनल नंबर। ठीक है, तो अगर √2 रैशनल है तो फिर √2 को p/q के फॉर्म में लिख दिया। ओके, सिंस √2 क्या है p/q, q को आप इधर लेके आ सकते हो, q कहाँ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो p इक्वल टू क्या हो गया √2 इंटू q। दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर दी हमने ये रूट हटाने के लिए। ठीक है, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 हो गया p² और q²। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि p² 2 से डिविजिबल है, p² की वैल्यू क्या है 2q²। अगर आप डिवाइड करोगे 2 से तो कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा ना, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। सो वी कैन राइट p² इज डिविजिबल बाय 2। अब वो थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, थ्योरम 1.3 जो आपने इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। ठीक है, क्या थी कि अगर p a² को डिवाइड करता है, मतलब कोई प्राइम नंबर अगर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। 2 p² को डिवाइड करता है तो 2 p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग, है ना। अगर 2 p को डिवाइड करता है तो आप p को इस तरीके से लिख सकते हैं, p मान लीजिए कि p इक्वल टू क्या है 2r। क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि p 2 से डिविजिबल है, तो p को क्या लिख सकते हो 2 का कोई भी मल्टीपल, तो हमने r मान लिया p इक्वल टू 2r। ठीक है, ये वैल्यू p की उठा के आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, p की वैल्यू है 2r, ये p का स्क्वायर 2r का स्क्वायर इक्वल टू 2q² होल स्क्वायर किया 4r², 2 से कैंसिल हुआ 2r²। अब इसको देख के आप क्या लिख सकते हो कि q² 2 से डिविजिबल है ना, q² क्या है 2 इंटू r², है 2 का मल्टीपल है तो 2 से डिविजिबल होगा। अगेन वही थ्योरम अप्लाई कर दीजिए 1.3, q² अगर 2 से डिविजिबल है तो q भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक, अब क्या है ये देखिए, q इज डिविजिबल बाय 2, p इज डिविजिबल बाय 2। ये क्या हुआ, p 2 से डिविजिबल है, q भी 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब तो ये हो गया कि p और q में कॉमन फैक्टर है 2। आपने तो ये कंसीडर किया था कि p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, रेशनल नंबर माना था, तो क्या है ये कंट्रडिक्शन। आपने माना था कि रेशनल है, रेशनल मान के आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते गए,
तो आपको रिजल्ट ये मिल रहा है कि पी और क्यू में तो एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 2। इसका मतलब आपने जो अज्यूम किया था, ठीक है, वो आपने गलत अज्यूम किया था, है ना। आपने ये अज्यूम किया था कि √2 रेशनल है। इसका मतलब कि हमारा अजम्पशन क्या है, रॉन्ग। इसका मतलब √2 रेशनल नहीं है। √2 रेशनल नहीं है, इट मीन्स कि √2 क्या है, इरेशनल। अंडरस्टूड? समझ में आ गई ये वाली थ्योरम, है ना। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिए, बिल्कुल एज इट इज, ठीक है। इसके बाद फिर मैं इसको रफ कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है एग्जाम्पल नंबर 9, है ना। वो आप खुद कीजिएगा, सॉल्व है वो एग्जाम्पल, बिल्कुल सेम है। वो √3 रेशनल प्रूव करना है उसमें आपको, सेम मेथड से करेंगे, कोई चेंज नहीं। √2 की जगह √3 आ रहा है ना। तो इसी मेथड से आप आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, √3 वाले को। वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, उसे आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद का एक क्वेश्चन करते हैं। अब इसके बाद में एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11, ये खुद मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि इसको आप करेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है इसमें तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। आप अपन सीधे लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। अब एक्सरसाइज 1.3 का भी जो फर्स्ट क्वेश्चन है, √5 इज इरेशनल, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है √2 के जैसा। जैसा हमने √2 किया वैसे आप √3 करोगे, वैसे आप √5 करोगे, है ना। तो एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ये मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ा हुआ है। आप सभी लोग मुझे, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने छोड़ दिए बीच में एग्जांपल, और ये एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये आप लोग मुझे सॉल्व करेंगे कॉपी में, ठीक है। सॉल्व करके उसका फोटो क्लिक करके सेंड करेंगे, है ना, चैट में सेंड कर दीजिएगा फोटो। एक्सरसाइज 1.3 का हम सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये प्रूव करना है आपको सेकंड क्वेश्चन में 1.3 के। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी हम सेम मेथड से प्रूव करेंगे, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे इसको, आपको प्रूव ये करना है कि ये इरेशनल है। आप मान लीजिए, सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी दैट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर, ठीक है। आपने ये कंसिडर कर लिया कि 3 + 2√5 क्या है, रैशनल है। तो देयरफॉर लेट, अगर ये रैशनल है तो फिर इसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। अगेन p/q, 3 + 2√5 को p/q के फॉर्म में लिख दिया, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, अगर वो रैशनल है तो। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम। इस 3 को आप उधर लेके जा सकते हो, इसको आप लिख सकते हो p/q - 3, 2√5 = p/q - 3, है ना। इस 2 को भी आप उधर लेके जाइए, यानी पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया √5 = p/2q - 3/2, ठीक है। अब यहाँ से समझते हैं हम कि क्या है। p और q दो इंटीजर थे, क्यों, क्योंकि p/q को क्या था, p/q रैशनल नंबर है, इसका मतलब p और q क्या है, दो इंटीजर है। p और q दो इंटीजर है, p/q रैशनल है, तो p/2q भी रैशनल होगा। p/2q क्या है, रैशनल, तो फिर 3/2 भी क्या है, रैशनल नंबर है। ये हम देख रहे हैं कि 3/2 भी रैशनल है। दो रैशनल नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, ये आपने क्लास 9 में सीखा है ना। p और q दो इंटीजर है, तो p/2q क्या है, एक रैशनल नंबर है, 3/2 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि ये पूरा क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब √5 भी क्या हुआ, रैशनल हुआ, जो कि कंट्राडिक्शन है। √5 रैशनल नहीं होता है, √5 इरेशनल होता है। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना था √5 इरेशनल है, तो √5 इरेशनल होता है। लेकिन यहाँ से तो हम क्या देख रहे हैं कि √5 क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है, कंट्राडिक्शन है, ठीक। प्रूव हो गया कि आपने जो माना था वो गलत माना था। इसका मतलब 3 + 2√5 भी कैसा होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि सिंस p and q are integers, therefore p/2q is rational and 3/2 also rational, therefore p/2q - 3/2 is also rational, hence √5 is rational, which is contradiction.
विच इज कंट्राडिक्शन, क्योंकि रूट 5 रेशनल नहीं होता है, हेंस आवर assumption is wrong. Therefore our assumption is wrong. It means 3 plus 2 root 5 is irrational. ठीक है, आपने assumption ये माना था कि रेशनल है, लेकिन अब ये क्या आ रहा है, रेशनल नहीं आ रहा है, इरेशनल आ रहा है. ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. अब जैसे ये सेकंड क्वेश्चन था 3 + 2 √5 वाला, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल. बिल्कुल सेम मेथड से बेटा शायद आप लोग कर लोगे. इसका 1.3 की भी नेक्स्ट क्वेश्चन है ना. तो ये आपकी 1.3 एक्सरसाइज यहाँ पर होती है खत्म. अब अपन देते हैं इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी की 1.4. अब इस लास्ट एक्सरसाइज में क्या हो रहा है वो देखते हैं कि किस कंसेप्ट पर बेस्ड है आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज है. ठीक है, उसका पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ कि इस लास्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट क्या है ना. चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो एक्सरसाइज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर. जो एक्सरसाइज 1.4 के लिए आपका टॉपिक है वो है डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर. आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, तो डेसिमल एक्सपांशन दो टाइप का होता है क्लास 9 तक जैसा आपने पढ़ा हुआ है. एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग होता है. तो अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो वो इरेशनल हो जाता है. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग अगर है तो वो नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा. लेकिन अगर वो टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग भी दो टाइप का होता है. टर्मिनेटिंग जो कि एंड हो गया क्या, लेकिन एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना, कि एक ही नंबर बार बार क्या होता जाता है, रिपीट होकर के आता जाता है. ठीक है, डेसिमल एक्सपांशन किसी रेशनल नंबर का. तो दो टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. अब अगर आपको रिकॉग्नाइज करना है किसी रेशनल नंबर को देख करके, ठीक है, अभी तक आपने ऐसी कोई ट्रिक नहीं पढ़ी हुई है, लेकिन अब वो ट्रिक आप पढ़ने जा रहे हैं कि अगर आपको देखना है किसी रेशनल नंबर को कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. ठीक है, तो आप उसको कैसे देखोगे, कैसे चेक करोगे. ठीक, इसके लिए अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. ठीक है, जैसे आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल लिया हुआ है 0.375, ये आपने एक एग्जांपल लिया हुआ है. ठीक है, ये एक डेसिमल एक्सपांशन है. और ये कैसा डेसिमल एक्सपांशन दिख रहा है आपको, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन दिख रहा है ना. इसको अगर आप सॉल्व करें तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 1000 डेसिमल हटा के ना तो 0 लगते हैं, 3 डिजिट है तो 3 0 लगेंगे. ठीक, फिर आप इसका फर्दर और फैक्टराइजेशन अगर करते जाएं, जैसे 375 का फैक्टराइजेशन करना है तो 375 का फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 3 से डिवाइड होता है ये, यस हो जाएगा. 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15. उसके बाद ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से डिवाइड हो रहा है. 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5. यानी कि ये ऐसा आ रहा है 3 × 5⁻³ और नीचे ये क्या है 10⁻³. ठीक है, इस 10⁻³ को आप ऐसा लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं आप 2 × 5, तो 2⁻³ × 5⁻³ आप ऐसा लिख सकते हो 10⁻³ को. 5⁻³ से 5⁻³ कैंसिल, यानी क्या आया ये 3/2⁻³ आया. इसका ये जो एक डेसिमल एक्सपेंशन था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, वो कुछ इस फॉर्म में आया 3/2⁻³. वैसे एक और जैसे एग्जांपल इसमें लिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में. एक दूसरा अगर अपन एग्जांपल लें तो इसे ये एग्जांपल लेते हैं 0.104. सपोज ये वाला एग्जांपल अपन ने ले लिया है 0.104. तो इसको भी आप ऐसा लिख सकते हो, डिवाइड बाय 1000. इसके भी फर्दर अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आपको 104 के फैक्टराइजेशन क्या मिलते हैं, 2 5 10, 2 2 4, ये 26, ये 13 और ये 13, मतलब 2⁻³ × 13 अपॉन ये फिर से 10⁻³ आप इसको लिख सकते हैं. तो 10⁻³ को भी 2⁻³ × 5⁻³ लिख के 2⁻³ क्या हो गया कैंसिल, 13/5⁻³ ऐसा आया ये एक्सपेंशन. ये भी टर्मिनेटिंग था डेसिमल एक्सपेंशन, ये भी टर्मिनेटिंग था डेसिमल एक्सपेंशन. कोई दूसरा और अगर अपन एग्जांपल ले लें, सपोज कोई भी दूसरा एग्जांपल ले लिया, 0875 वाला ले लिया, यहाँ लिखता हूँ 0.0875. इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 0 लगाओगे. ठीक है, फिर 875 का डेसिमल एक्सपेंशन प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपने किया तो 3 से डिविजिबल होता है क्या, ये नहीं होता, 5 से ही डिविजिबल होगा. 5 1 जा 5, 3 इधर है ना, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7. यानी इसको आप ऐसा लिख सकते हो 5⁻³ × 7 अपॉन
अपॉन ये 2 5 से 10, ये 10 टू द पावर 4 है, यानी 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4, आप इसको ऐसा लिखोगे, है ना, ये 10 टू द पावर 4 है, बिकॉज 10 यानी 2 इंटू 5, 10 टू द पावर 4 यानी 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4। अब यहाँ 5 टू द पावर 3 से 5 टू द पावर 4 अगर कैंसिल होता है तो क्या बचा, 7 अपॉन 2 टू द पावर 4 इंटू 5, एक 5 बचेगा यहाँ पर नीचे, है ना। तो ऐसा अगर आप कोई भी एग्जांपल लोगे ना, टर्मिनेटिंग वाले की बात कर रहे हैं, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन देखिए टर्मिनेटिंग है, जितने हमने एग्जांपल लिए 1 2, ठीक है, तीसरा एग्जांपल हमने ये लिया, ये कैसे आ रहे हैं आके देखिए, कहाँ फोकस करिए, यहाँ पे सम पावर्स ऑफ 2 और सम पावर्स ऑफ 5 और प्रोडक्ट ऑफ सम पावर्स ऑफ 2 एंड सम पावर्स ऑफ 5। पावर्स कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन आप किस फॉर्म में रहा है, एक कॉमन फॉर्म आ रही है, या तो 2 या 5 या दोनों, 2 और 5 दोनों, किसमें, टर्मिनेटिंग में, जिसका एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है उसमें डिनोमिनेटर 2 टू द पावर में आता है या 5 टू द पावर में आता है या 2 टू द पावर और 5 टू द पावर के कॉम्बिनेशन में आता है, और किसी नंबर के कॉम्बिनेशन में नहीं आ रहा है। जो भी आप अपने मन से भी अगर कोई एक्सपेंशन लेते हैं जो कि टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, उसका फॉर्म यही आएगा। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला है कि अगर कोई रेशनल नंबर है जिसका एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो उसका डिनोमिनेटर का फॉर्म कैसा आएगा, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, इस फॉर्म में आएगा, जहाँ पे m और n कोई भी इंटीजर्स है, ठीक है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नहीं होंगे, है ना, पॉजिटिव नंबर ही होगा 2 और 5 की पावर में, m और n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो अगर कोई रेशनल नंबर, फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई रेशनल नंबर का एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है तो उसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होगा, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में होगा। अंडरस्टूड? अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर जब हम किसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं ना तो दिमाग में बैठ जाती है। इफ अ रेशनल नंबर हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, द फॉर्म ऑफ इट्स डिनोमिनेटर will be 2 to the power 5 into 5 to the power n. m and n are any positive integers. ठीक है, समझ में आ गया? या तो वो ऐसा होगा, है ना, अगर सपोज सिर्फ 2 ही है, जैसे कि यहाँ पे अगर 5 नहीं है तो आप ऐसा तो लिख सकते हैं ना, 5 to the power 0 लिख सकते हो कि नहीं। अगर यहाँ पे 5 नहीं है तो इंटू 5 to the power 0 तो लिख सकते हैं ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 हो गया, 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 हो गया, दोनों है तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन इन दोनों के अलावा तीसरा कोई नंबर नहीं होगा। कहाँ? डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, न्यूमरेटर में कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया, है ना। तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने से, है ना, सब कुछ कैंसिल करने के बाद अगर डिनोमिनेटर इस तरह का कुछ आता है तो वो एक्सपांशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं आता है तो वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि दो ही टाइप के तो होते हैं, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि वो रेशनल नंबर है। अगर वो रिपीटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो फिर तो वो रेशनल ही नहीं है, इसका मतलब वो इरेशनल है। समझ में आया? तो आपको क्वेश्चन आगे जो एक्सरसाइज है उसमें यही रिकॉग्नाइज करनी है कि जो गिवन नंबर्स हैं उसमें कौन कौन टर्मिनेटिंग है और कौन कौन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अच्छे समझ में आ गया? अगर सपोज कोई डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी आ रहा है, 7 भी आ गया, 9 आ रहा है, या 13 आ रहा है, 3 आ रहा है, या कुछ और नंबर आ रहा है, प्राइम नंबर आ रहा है, ठीक है, कोई सा भी नंबर आ रहा है, तो फिर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया? सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 ही आना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अंडरस्टूड? है। तो 1.4 के अपन क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना जी स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन 1 है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। आपके पास अगर एनसीईआरटी हो तो आप लेके बैठिएगा। Without actual performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। आपको ये पता करना है कि जो नंबर्स दिए हुए हैं किन किन का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है और किन किन का नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ठीक है। ये आपको पता करना है विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो जैसा मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया था, क्या कंसेप्ट बताया था कि अगर डिनोमिनेटर का फॉर्म 2 और 5 के फॉर्म में है, ठीक है, 2 या 5 या दोनों 2 और 5 के फॉर्म में है, तो वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और अगर ऐसा नहीं है, 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है, तो वो क्या होगा,
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, दो ही हैं, है ना, क्योंकि वो रेशनल नंबर है। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो फिर रेशनल होता ही नहीं है, इरेशनल होता है वो तो, ठीक। तो आपको ये गिवन है कि ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं। अब आप पता करो कि कौन कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन कौन से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो क्या मेथड है, आपको क्या चेक करना है, डिनोमिनेटर का फॉर्म कैसा है, बस ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर किस फॉर्म का है, ठीक है। तो मैं रैंडमली कोई सा भी क्वेश्चन इसमें से ले लेता हूँ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन है। कोई सा भी क्वेश्चन उठा लिया, सपोज मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही उठाया, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 13/3125, ठीक है। तो आपको क्या चेक करना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है ना उसका फॉर्म क्या है। चलो सॉल्व करते हैं डिनोमिनेटर का फॉर्म। तो उसके लिए क्या करें, पहले अपन इस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3125 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3125 का फैक्टराइजेशन क्या ये 3 से डिवाइड होता है, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका सम 3 से डिविजिबल नहीं। तो 5 से होगा डिविजिबल, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, फिर से 5 और फिर से 5, 1 2 3 4 5, यानी कि इसको आप ऐसा लिख सकते हो 13/1 2 3 4 5, 5 टू दी पावर 5, ऐसा आप लिख सकते हो इसको, है ना। तो क्या इसका जो डिनोमिनेटर है वो 5 की पावर समथिंग आ रहा है, तो ये नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग होगा। 5 के फॉर्म में आ रहा है ना, या तो 2 के फॉर्म में आना चाहिए, या 5 के फॉर्म में आना चाहिए, या 2 और 5 के फॉर्म में आना चाहिए, तीसरा कोई नंबर नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो देयरफॉर इसका सिंस आप ऐसा रीजन लिखो करोगे, है ना, जब आप पर्टिकुलर अपना आंसर दोगे ना कॉपी में, तो आपको लिखना पड़ेगा कि सिंस द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर इज 5 टू द पावर m, कुछ भी लिखते हैं 5 टू द पावर m, m या n या कुछ और इंटीजर आप लिख सकते हो, ठीक है ना। 5 की पावर m के फॉर्म में है इसका डिनोमिनेटर, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। इसका एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। देखिए कितनी जल्दी हमने फाइंड कर लिया कि इसका एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन। जब आप इसको अगर एक्चुअली डिवाइड करते हैं तो कितना लंबा जाता है क्वेश्चन, है ना, फिर पता करते कि हाँ ये हो रहा है आगे डिवाइड के नहीं हो रहा है, तो कितनी इजी सी मेथड है ना। ऐसे इस टाइप के मेथड के क्वेश्चंस आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें आ सकते हैं। आपको चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना। तो आप बस क्या कीजिए, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, पता कर लीजिए कि वहाँ पे क्या आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 का। दूसरा क्वेश्चन कौन सा, थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ। सपोज थर्ड क्वेश्चन 64 अपॉन लिखा हुआ है 455 फटाफट 455 का एक्सपेंशन क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। 455 3 से डिवाइड नहीं होता है, 5 से ही होगा, 5 9 जा 5 1 जा, ठीक है। उसके बाद ये किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से होगा, 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13, यानी इसका जो डिनोमिनेटर है उसको आप क्या लिख सकते हो, 5 × 7 × 13। न्यूमरेटर से तो कुछ मतलब ही नहीं, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना आपको। अगर डिवाइड होता हो तो बाद में कर दीजिएगा, लेकिन अभी तो कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो ये 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 5 × 7 × 13। अब बताइए क्या ये टर्मिनेटिंग है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें 5 के अलावा 7 13 भी तो आ रहा है ना, तीसरा कोई नंबर आना ही नहीं चाहिए, सिर्फ 2 या 5 या 2 और 5 दोनों, तीसरा कोई नंबर होना नहीं चाहिए। यहाँ पर 7 और 13 भी आ रहे हैं, इसका मतलब ये कैसा है, आप यहाँ पे इसका रीजन ये लिखेंगे कि सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power 5 × 5 to the power n, इस फॉर्म का नहीं है, therefore it is non terminating repeating। समझ में आ गया क्वेश्चन। आपको सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करके, है ना। तो फर्स्ट और थर्ड मैंने करा दिया, बाकी के सारे जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आप करेंगे, चेक करेंगे कौन कौन टर्मिनेटिंग आता है, कौन कौन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है ना। ये समझ में आया था, डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है टर्मिनेटिंग होगा, अगर सिर्फ 2 आता तो भी टर्मिनेटिंग होता, 2 और 5 दोनों आते तो भी टर्मिनेटिंग होता, लेकिन 2 और 5 के अलावा तीसरा कोई भी नंबर अगर आएगा 1 को छोड़ के, हाँ, क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन तो वही नंबर हो जाता है 1 को छोड़ के,
2 और 5 को छोड़ के अगर कोई भी दूसरा नंबर आया, यहाँ पे 7 13 भी आ रहा है, तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया है ना। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। वो भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूँ कि उसमें करना क्या है। क्वेश्चन आपका ये है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन अबोव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। मतलब ये जो क्वेश्चन 1 के जितने भी प्रॉब्लम्स दिए हुए ना, रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें से जिन जिन का भी एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है उसका डेसिमल एक्सपांशन आपको लिखना है। जैसे इसका एक्सपांशन किस आ रहा था, टर्मिनेटिंग, तो फिर इसका डेसिमल एक्सपांशन आपको करके बताना है सॉल्व, कि इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या आएगा, वो आपको एक्चुअली सॉल्व करके बताना है फिर, है ना। 3125 से 13 को डिवाइड करना है एक्चुअली, फिर जो भी उसका डेसिमल एक्सपांशन आता है एक्चुअली आपको करके बताना है, जिसका भी टर्मिनेटिंग आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पढ़ देता हूँ पहले कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपांशन एज गिवन बिलो, ओके, in which decide whether they are rational or not. If they are rational, end of the form P upon Q. What you say about the prime factors of Q। ठीक है, क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या है। इसमें आपको डेसिमल एक्सपांशन ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, कुछ रियल नंबर्स गिवन है जिनका डेसिमल एक्सपांशन गिवन है। आपको ये पता करना है कि वो रेशनल है कि नहीं है नंबर्स, वो नंबर्स रेशनल है कि नहीं है, आपको ये पता करना है। और अगर वो रेशनल हैं तो P बाई Q के फॉर्म में होंगे, तो फिर उसका जो Q है ना, उसके बारे में आपको बताना है कि वो Q कैसा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या पता करना है आपको कि जो नंबर उन्होंने लिख के दिए ना, आपको ये पता करना है कि वो रेशनल है कि नहीं है। ठीक है, रेशनल कब होंगे, रेशनल कब होंगे, जब एक्सपांशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो नंबर रेशनल होगा, है ना। अगर एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग आता है तो वो नंबर ही रेशनल होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो रेशनल होगा। ठीक है, अगर एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है ना, रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक, तो वो क्या होगा, इरेशनल। फिर से बोलूँ क्या, अगर एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर। या अगर एक्सपांशन डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है तो भी वो नंबर कैसा होगा, रेशनल। लेकिन अगर एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो नंबर क्या होगा, इरेशनल। अंडरस्टूड। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेसिमल एक्सपांशन, डेसिमल एक्सपांशन अगर टर्मिनेटिंग है तो वो क्या होगा, नंबर रेशनल नंबर होगा। डेसिमल एक्सपांशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो भी वो क्या होगा, नंबर रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो क्या होगा, इरेशनल। समझ में आ गया इस ट्री के थ्रू। अगर डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है तो वो नंबर रेशनल होगा, अगर डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो भी वो नंबर रेशनल होगा, अगर डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो इरेशनल होगा, है ना। यहाँ पे रिपीटिंग नहीं लिखा है, नॉन टर्मिनेटिंग का तो ही नहीं होगा कभी भी, तो वो कैसा नंबर है, इरेशनल। समझ आ गया ना। ठीक है, आप क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, मैं इसको ड्राफ्ट करता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तीनों डिस्कस कर लेते हैं अपन कैसे क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है 43.1234
5 6 7 8 9। देखिए ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में क्या चेक करना है कि ये जो नंबर है ये नंबर रेशनल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन आपको कैसा दिख रहा है, कैसे चेक करोगे? अभी ट्री बनाया था ना मैंने, डेसिमल एक्सपेंशन को देखोगे बस वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, कैसा है। ये डेसिमल एक्सपेंशन दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? टर्मिनेटिंग। 9 पे जाके खत्म हो गया, आगे कुछ और लिखा हुआ है क्या? नहीं ना। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? टर्मिनेटिंग है, तो ये नंबर कैसा होगा? रेशनल नंबर होगा। आप रीजन लिखते हैं कि सिंस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग therefore given number is rational, therefore given number is rational। अब आगे उन्होंने क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि if they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factor of q? What can you say about the prime factor of q? ऐसा आपको पूछा था कि साथ में कि वो इसके q के प्राइम फैक्टर के बारे में फिर क्या है कि q का प्राइम फैक्टर कैसा होगा, तो कैसा होगा। अब इतना पूरा आपको सॉल्व नहीं करना है कि भाई डेसिमल हटाया, जीरो बढ़ाया और फिर सॉल्व कर रहे हैं। आपको पता ही है इसके पहले वाले क्वेश्चंस में, फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या बताया था कि अगर कोई नंबर रेशनल है और वो टर्मिनेटिंग है ना, तो एक्सपेंशन उसका कैसा टर्मिनेटिंग है, तो उसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म का होता है? 2 × 5 के फॉर्म का होता है, 2 और 5 के फॉर्म का होता है ना। तो ये नंबर कैसा है? रेशनल है, तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा आप यहाँ पे लिख दीजिए। सिंस एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, तो नंबर कैसा है? रेशनल है, एंड इट्स डिनोमिनेटर विल बी ऑफ द फॉर्म 2 to the power m × 5 to the power n, इस फॉर्म का होगा। ठीक है, बस इतना लिखना है आपको, है ना। सॉल्व करना नहीं इतना पूरा सा। ठीक, आपको पूछा था कि उसके q के बारे में बताइए कि q किस टाइप का होगा, तो q का टाइप होगा q यानी डिनोमिनेटर 2 to the power m × 5 to the power n के टाइप का होगा। ठीक, फटाफट सेकंड क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं कैसा है वो। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन ऐसा है 0.1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 0 0 एंड डॉट 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 लगा हुआ है। तो क्या लगा हुआ है? डॉट 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 लगा हुआ है ना। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, ध्यान से देखेंगे तो ये 1 2 0, ये 1 2 0 0 है, फिर ये 1 2 0 0 सब अलग अलग नंबर्स हैं। इसके आगे 1 2 और 5 टाइम्स 0 आ जाएगा, है ना, डॉट 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 लगा हुआ है। तो ये कैसा एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नहीं है, है ना। कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है क्या? नंबर का मतलब है पूरा एक नंबर, जैसे ये 120 है, ये 120 नहीं है, ये 1200 है, ये 12,000 है, ठीक है, ये 1,20,000 है। ओके, तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग ही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सीधे से क्या लिख देंगे, मैंने लिख रहा, आप लिख दीजिएगा कि सिंस दिस एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग गिवन नंबर इज इरेशनल। मैं शॉर्टकट में सिर्फ इतना ही लिख रहा हूँ, गिवन नंबर इज इरेशनल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका एक्सपेंशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। थर्ड को भी हम चेक कर लेते हैं फटाफट। थर्ड तो ऊपर बार लगा हुआ है, दिख रहा है आपको, बार लगा हुआ है। बार कब लगा होता है? जब वो रिपीटिंग होता है। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। बार लगा हुआ है इसका मतलब वापस यही नंबर फिर से क्या हो रहा है? रिपीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर से रिपीट हो रहा है, बार लगा हुआ है। तो ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना। तो ये क्या होगा? रेशनल होगा कि इरेशनल? रेशनल। ट्री को देख लीजिए, तो ये नंबर कैसा है? गिवन नंबर इज रेशनल। और क्वेश्चन में ये बोला था कि अगर वो रेशनल है तो फिर डिनोमिनेटर का फॉर्म क्या होगा? तो इसके डिनोमिनेटर का फॉर्म क्या होगा? इसके डिनोमिनेटर का फॉर्म ये नहीं होगा। आपको बस ये लिखना है कि इसके डिनोमिनेटर का फॉर्म 2 to the power m × 5 to the power n के फॉर्म का नहीं होगा। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ और भी नंबर होंगे। इट्स डिनोमिनेटर will not be of the form 2 to the power m × 5 to the power n। ठीक है, तो यहाँ आपकी ये एक्सरसाइज खत्म होती है, एक्सरसाइज 1.4। ओके, अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एडिशनल क्वेश्चंस लेंगे और कुछ आर डी शर्मा के क्वेश्चंस लेंगे, है ना, इसी चैप्टर के रियल नंबर के। तो यहाँ आपके रियल नंबर की एनसीईआरटी कंप्लीट होती है। ठीक है,
आर डी शर्मा के हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के कुछ क्वेश्चन किए थे लेक्चर 1 और 2 में, है ना। अब हम आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चंस लेंगे इसी के रियल नंबर के, और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी लेंगे और डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे रियल नंबर चैप्टर की। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, थैंक यू।